सबसे तेज़ फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का नाम क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन दुनिया का सबसे तेज़ स्पीड वाला फाइटर जेट बनाती है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैपिटल 1.2 लाख करोड़ है और कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास हैं। हाल ही में पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में आ गई है। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे 22 साल के मार्सेल बलोच ने पहले विश्व युद्ध के दौरान विमान के पंख यानी प्रोपेलर्स को डिजाइन करने की ठानी थी और 1929 में बलोच ने सोसाइटी डैश एविएशन मार्सेल बलोच की स्थापना की और जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डू सूड ओएस्ट हो गया, मतलब दसॉल्ट एविएशन कंपनी बन गई। 1936 में ही मार्सेल ने एक दूसरी कंपनी शुरू की जो बाद में जाकर दसॉल्ट एविएशन बनी। ये वही कंपनी है जो राफेल बनाती है। दसॉल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बम्बरशक विमान दिए। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत ने तब 130 विमान खरीदे थे, 113 विमान। भारत दसॉल्ट का पहली विदेशी कस्टमर माना जाता है। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए यूज किया था। ये थी कहानी दसॉल्ट की। थैंक यू सो मच। ऐसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है चीन। ये बात कब सामने आई? जब मनोज पांडे ने सीमा का एलएसी का दौरा किया। जैसा कि आप जानते हो कि अप्रैल 2020 के बाद से चाइना और भारत के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और अब तक करीब 20 दौर की बातचीत हो चुकी है। इंडिया चाइना बॉर्डर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आपको बता दें कि पीआरए ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य ताकत को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम किया है। चीन ने इन इलाकों में सेना के पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रही है और उसने पीछे हटने के लिए मना भी कर दिया है। अगर हम देखें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अब इसमें क्या हो सकता है? क्या दोनों सेनाओं के बीच कई इस तरह की बातचीत हो रही है? हाँ, दोनों सेनाओं के बीच कई इस तरह की इसे लेकर के बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हर बार चीन कुछ ऐसा करता है कि जिससे विवाद ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाता है। अब एक बार फिर से चीन ने पूर्वी लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली एलएसी पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इसी बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार 27 को लेह में 14 कोर मुख्यालय का दौरा भी किया और हालात का जायजा लेने की कोशिश की। सीमा के बाकी इलाकों का भी दौरा आर्मी चीफ मनोज पांडे जी करने वाले हैं। आपको बताएं, टाइम्स ऑफ इंडिया TOI की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन सीमा के नज़दीक अपनी सैन्य ताकत को एक बार फिर बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ इस हालात को देखते हुए सीमा के कुछ और इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सीमा के पास जनरल पांडे ने सियाचिन ग्लेशियर का भी दौरा किया था। ये दौरे होते रहते हैं और उससे क्या होता है, स्थिति का जायजा लिया जाता है। सेना हटाने को लेकर होनी है बातचीत। कुछ महीने पहले अप्रैल में चीन और भारत की सेना के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान चीनी सेना के तरफ से देपसांग के साथ साथ पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में चार्डिंग निगलुंग नाला के नज़दीक मौजूद सेना को हटाने से इनकार कर दिया था। ये चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता 19वां दौर होना है। और आपको बता दें कि PLA भारी हथियारों के साथ मौजूद है। TOI की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव को कम करने के बजाय अब तक कोई
कदम भी नहीं उठाए और उसे करने की बजाय सेना के नंबर भी बढ़ा दिया है, मतलब नंबर ऑफ सोल्जर्स का इजाफा कर दिया है, गोला बारूद भी इजाफा कर दिया है। इसके उलट वो इस इलाके में लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन ने सीमा के इन इलाकों में चीनी सेना सतह से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलें, रडार, गोला बारूद के साथ मौजूद है और इसी को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर काफ़ी सारे सवाल दागे हैं और सवाल जायज़ हैं। आपको तो मालूम ही है, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन देश का इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। चीन से मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा है और सवाल दागे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किए जाने संबंधी विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या बीजिंग के साथ सीमा विवाद सुलझ चुका था या फिर सुलझ गया है या सुलझने वाला है? तो इसका कोई जवाब नहीं आया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या आखिरकार चीनी सैनिक देपसांग और डैमचोंग के पीछे हट जाएंगे? क्या ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ ये करके जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने 27 जुलाई को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन में एक डिनर के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की ज़रूरतों पर बातचीत की। देखिए, दो पहलू हैं। एक युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं भयावह स्थिति है। एक दूसरी बातचीत है बातचीत की टेबल पर आमने सामने। अब कोई भी नतीजा निकले, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक तरीके से अगर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर और अच्छे दूरगामी नतीजे होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चंद्रयान 4 लूनर एक्सप्लोरेशन, चौंक गए ना? इसे सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि चंद्रयान 3 तो अभी चल ही रहा है प्रोग्राम। आप देखते हैं 23 अगस्त को वो जब मून पर लैंड करेगा तो क्या हुआ। आपको बता दें, चंद्रयान 4 लूनर एक्सप्लोरेशन भी तैयार होने वाला है। जाने इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी की उस मिशन के बारे में जिसे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और जिसे बताया जा रहा है चंद्रयान 4। तो चौंक गए ना? चंद्रयान 4 एक ऐसी सुगबुगाहट है, मतलब ये हुआ है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन तो चल ही रहा है, उधर चंद्रयान 4 की सुगबुगाहट मतलब बातचीत शुरू हो गई है पेपर लेवल पर। अब देखते हैं कब ये लॉन्च होता है, कब क्या होता है। पहले तो इसकी तैयारियां होंगी और ये बताया जाएगा कि क्या करना है। सुगबुगाहट इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि इस मिशन में भारत के साथ जापानी स्पेस एजेंसी भी काम करेगी। ये जापानी स्पेस एजेंसी काफ़ी फेमस है। फ़िलहाल बेहद शुरुआती स्तर पर इस मिशन के लिए, चंद्रयान 4 मिशन के लिए बातचीत चल रही है। जापानी वैज्ञानिक इस साल इसरो के दौरे पर भी आए थे। आइए जानते हैं कि इस मिशन के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा पर है और सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। इस बीच बात उठ रही है चंद्रयान 4 की मिशन की। ये कब शुरू होगा क्या पता। भारत इसे अकेले करेगा या किसी देश के के साथ मिलकर करेगा, ये भी आपको जानना है। तो क्या आपको बता दें कि जापान के साथ चंद्रयान 4 मिलकर भारत एक मून मिशन करने वाला है, जिसका नाम होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आपका LUPX के नाम से भी जाना जाएगा। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। तो एक्सप्लोरेशन आपका एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं या फिर रिसर्च कह सकते हैं, तो किसी चीज़ की जानकारी कह सकते हैं। इसी लोग कह रहे हैं चंद्रयान 4 हो सकता है इस मिशन का नाम। बता दें आपको कि इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी JAXA चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर
उतारेंगे। अब देखते हैं लैंडर किसका होगा, रोवर किसका होगा और रॉकेट किसका होगा। उम्मीद है कि यह मिशन 2026-28 के बीच पूरा हो सकता है। फ़िलहाल यह मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर ही है, लेकिन इसे लेकर दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक काफ़ी सकारात्मक हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट बनाएगा जापान। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो लगे हाथों जो आपको जानकारी मिल रही है वो बढ़िया जानकारी है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने जब ल्यूपेक्स मिशन के बारे में बताया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। और मैं आपको बता दूं, अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो 100% ये मिशन लॉन्च होगा, जिसे जाना जाएगा ल्यूपेक्स के नाम से, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना बाकी है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे दोनों के वजन को कम किया जाए। एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को कहाँ पर भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, तो काफ़ी ताकत लगती है ना, काफ़ी चीज़ें खर्च करनी पड़ती हैं तब जाकर के, और रॉकेट वैसे ही बनता है। तो सारी तैयारी, सारी नपी तुली तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए। अब बातचीत करते हैं चंद्रयान 4 मिशन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। चैलेंजेस क्यों हैं उसे बताते हैं। डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर फ़िलहाल काफ़ी विचार चल रहा है, थॉट प्रोसेस काफ़ी है, रिसर्च चल रही है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। अभी तक ल्यूपेक्स मिशन का आर्किटेक्चर को अंतिम रूप तय नहीं हुआ है, उसका जो अंतिम रूप होना है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। इस मिशन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिसे सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर इसरो इन लैंडर रोवर को अंतरिक्ष में भेजता है तो ये हमारे रॉकेट की क्षमता से ज़्यादा वजनी है, पहले उसे कम करना ज़रूरी है। नए लैंडर रोवर के लिए बनाना पड़ेगा नया इंजन, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और कोई बात नहीं, इंजन भी बन के तैयार हो जाएगा 4-5 महीने के अंदर। उन्होंने बताया कि लैंडर हमें बनाना है, जबकि रोवर जापानी स्पेस एजेंसी देगी। रोवर का वजन भी ज़्यादा है, इससे पूरे लैंडर रोवर मॉड्यूल का वजन बढ़ेगा, इसलिए हम चंद्रयान 3 वाले इंजन और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें वजनी लैंड रोवर के लिए नया इंजन भी बनाना होगा, इसलिए दोनों देश अपनी तकनीकी क्षमताओं के अनुसार इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल इस मिशन पर कई स्तर पर काम चल रहा है और बातचीत चल रही है, और देखते हैं क्या क्या बातचीत होती है। अप्रैल में आया था जापान से डेलीगेशन। चंद्रयान 3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन में काफ़ी कुछ बदलाव करेंगे। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था, जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से पहले बातचीत की, आइडिया शेयर किए गए, साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशंस को भी खोजा गया। इसके अलावा रोवर एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट पर भी चर्चा हुई कि कितना खर्चा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, खर्चा। नासा भी हो सकता है इस मिशन में शामिल, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो वही किसी का भी हो, नाम सबका होगा। माना जा रहा है कि इस पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम है। आप समझ लीजिए कितना वजन है, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। ये जो आपका पेलोड होता है उसी में सारी कहानी है, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। उसमें सारे कैमरे होते हैं, सेंसर्स होते हैं और छोटे मोटे इंजन होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। साल 2019 में भारत और जापान ने ल्यूपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की चर्चा की थी। अगर यह मिशन सफल होता तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये काफ़ी बढ़िया, उम्दा, अच्छी टेक्निक है, का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग चंद्रयान 4 की। चलिए देखते हैं, बातचीत चल रही है। आशा करता हूँ कि ये सब ठीक ठाक होगा। आप अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और इसरो ऐसी तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत।